चलो। तो गांधी जी का अराइवल उन्हें देख लिया था। गांधी जी का आना, उनकी जो स्टार्ट में, शुरू में दो तीन एक्चुअली 1915 में आने के बाद साल भर उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको एडवाइस किया गया था उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस भ्रमण करना है, आपको जानना है देश की कंडीशन को, आपको देश की कंडीशन को जानना है, आपको बस और ज़्यादा रूबरू होना है और ज़्यादा एक्वेंटेंट होना है सिचुएशन से। तो गांधी जी रेलवेज का इस्तेमाल करके ट्रेन से घूमते हैं, देश विदेश देश भर में पूरा जानते जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, कस्तूरबा के साथ। और तो वहीं पर उनको राजकुमार शुक्ला उनको फॉलो करता है। जो उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस हुआ था गांधी जी का, वो बीएचयू में हुआ था, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वो स्पीच दे रहे थे। तो वो जो स्पीच थी काफ़ी रिमेम्बर्ड स्पीच बोली जाती है, काफ़ी जानी मानी और काफ़ी फेमस स्पीच है उनकी, क्योंकि वो उनकी पहली थी। इस बात से भी इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ जाती है, और इस बात से इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, काफ़ी असरदार स्पीच थी। एक नया ट्रेंड सेट किया उन्होंने, एक नई लीग सेट की, चलने के लिए एक नया रास्ता दिया। तो उन्होंने सीधा सीधा क्रिटिसाइज़ किया था कांग्रेस के सारे प्रोग्राम्स को, कि ये जो कांग्रेस के प्रोग्राम्स हैं ये सब इलीट फिनोमेना बन के रह गए। इलीट फिनोमेना मतलब ये सब बड़े लोगों के लिए, अमीर ज़्यादों के लिए, है ना। क्योंकि कांग्रेस के उस समय के लीडर्स को देखो आप, तो सारे के सारे लॉयर्स थे, मतलब ज़्यादातर वकील हुआ करते थे। चाहे हम सरदार पटेल की बात कर लें, चाहे हम अ, मोहम्मद अली जिन्ना उस समय पे कांग्रेस में ही थे, ठीक है, चाहे हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर लें, और चाहे हम तेज बहादुर सप्र की बात करें, या गोपालाचारी जी की बात करें, या किसी भी और, नव जवाहरलाल नेहरू खुद एक लॉयर थे। सारे के सारे कांग्रेस के लीडर उस समय पर जो रहा हुए थे वो सब लॉयर्स ही हुआ करते थे। तो उनको अंग्रेजी आती है, उनको कानून की भाषा आती है, लेकिन आम आदमी को पता नहीं है। तो और चाय पार्टी वाली मीटिंग हुआ करती थी हर साल, कांग्रेस का एक सेशन होता था, जिसको फेमसली जो उसके क्रिटिक्स थे उसको क्रिटिसाइज करते हुए बोलते थे कि ये तो सिर्फ टी पार्टी हुआ करती है, बस साल में एक बार आखिर में मिल लेते हैं, और ना उसमें किसी पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है, ना हम लोग का पार्टिसिपेशन होता है। तो एक क्रिटिसिज्म था। तो गांधी जी की पहली स्पीच बीएचयू के इनाग्रेशन पे बनारस में दी गई। उन्होंने वहाँ पे बोला था कि ये जो आज़ादी है, आज़ादी की लड़ाई है, ये एक एलीट फिनोमेना, बड़े लोगों की बात बन के रह गई है, और इसमें गरीबों का कोई भी स्थान दिखाई नहीं पड़ता, कोई प्लेस दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि वो पूरा इंडिया ट्रेवल करके आ रहे थे, उनको दिख गया था कि भारत जो 80-90% वो गरीब है। तो जब तक हम इनकी बात नहीं करेंगे तब तक कुछ असर दिखने वाला नहीं है। तो ये उनके पहले स्टेज में उनका कंटेंट था, ठीक है। उसके बाद राजकुमार शुक्ला आता है, उन्हें फॉलो करता है साल भर। गांधी जी पहले रिलक्टेंट थे, रिलक्टेंट का मतलब कि वो झिझक रहे थे, मान नहीं रहे थे, कहा कि ठीक है चलो देखते हैं। उसके बाद चंपारण जाते हैं, उनका पहला जो रिवोल्ट था भारत में, तो वहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट, उसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक होती है, वहाँ पे गांधी जी का इंटरवेंशन होता है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है, खेड़ा किसानों की फसल खराब हो गई थी। तो इन तीनों के सक्सेसफुल कंडक्ट के बाद, इन तीनों आंदोलनों के सफलतापूर्वक लीडरशिप के बाद गांधी जी अब पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुके थे। हालांकि जब गांधी जी अफ्रीका में थे तभी सही उनके बारे में भारत में बातें आ रही थी, मीडिया, प्रेस और गोखले जी ये काम कर रहे थे। उसके बाद गांधी जी के बारे में रूमर्स बहुत फैले। रूमर का बड़ा प्ले होता है, देखिए 1857 की जो क्रांति हमने पूरी पढ़ी वो रूमर्स पे ही डिपेंडेंट थी, है ना। हालांकि पहले से ही बहुत सारा मटेरियल मौजूद था, लेकिन रूमर्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। वो जो काऊ और पिग फैट है, उसने बड़ा रोल प्ले किया इसमें। उसके बाद वो रूमर ही था। तो इंडिया में रूमर हमेशा से बड़ा रोल प्ले करता है। गांधी जी के बारे में भी रूमर्स काफ़ी पहले, जब वो अफ्रीका में थे तब भी उनको
कई नामों से जान जाने लगा कि हाँ यहाँ पे कोई आदमी है, चमत्कारी आदमी है। तो असल में भारत के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा थे नहीं उस समय पे, 7-8% लिटरेसी रेट थी, है ना। 100 में से सिर्फ 7 आदमी पढ़ा होता था, 8 आदमी, और भोले भाले थे। बहुत आसानी से रूमर और अफवाह वगैरह पे विश्वास कर लिया करते थे वो लोग। अभी भी ऐसा हो जाता है, अभी बहुत लोग रूमर अफवाह अंधविश्वासों पे चलते आ रहे हैं भारत में। गांधी जी के बारे में रूमर फैली कि वो महात्मा हैं या उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। एक आदमी ने कहा कि, एक आदमी कहानी बताता है, कहता है कि मैं महात्मा में नहीं मान रहा था या गांधी जी की बात नहीं सुन रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि फिर मैंने अपना गिलास, गिलास था या घड़ा था जो भी था, उसने तोड़ दिया। और घड़ा तोड़ने के बाद कहा कि मैं उनको तभी मानूंगा कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं या वो कुछ हमारे देश के लिए कर सकते हैं या हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिला सकते हैं, जब ये टूटा हुआ घड़ा अपने आप जुड़ जाए। अगली सुबह वो जाके देखता है तो घड़ा जुड़ गया होता है। ऐसा सच में तो हुआ नहीं होगा, है ना, ऐसा तो कुछ होता है नहीं। हाँ, लेकिन रूमर अफवाह तो फैली गई, किसी ने फैला दी। तो उसने भी उनको बड़ा लीडर बनाने में या एस्टैब्लिश करने में रोल प्ले किया था। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हुआ था। बाकी तीनों हो गए थे। अब नॉन कोऑपरेशन के टाइम हमने उस दिन भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, इसमें फिर से कर लेते हैं। तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। एक तरफ थे अलाइड पावर्स, एक तरफ से सेंट्रल पावर्स, ठीक है। अलाइड पावर में हमारा फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया वगैरह था, और जो सेंट्रल पावर्स है उसमें जर्मनी था और एक टर्की था, बाकी ऑस्ट्रिया था। तो ये एक तरफ थे, वो एक तरफ थे। पूरा यूरोप भिड़ा हुआ था। हालांकि बेसिकली ये लड़ाई यूरोप की थी, लेकिन इसको वर्ल्ड वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय यूरोप की कॉलोनी हुआ करती थी, तो कॉलोनी वाले भी लड़ गए थे। जैसे इंडिया का कुछ लेना देना नहीं था ऑस्ट्रिया से या सर्बिया से, लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया क्योंकि इंडिया कॉलोनी था। इसी तरह से जहाँ जहाँ कॉलोनी थी सारे देशों ने पार्टिसिपेट करने लग गए, फिर उन सारे देशों के सोल्जर्स जाने लग गए थे, दुनिया भर में पार्टिसिपेशन हो गया, तो इसलिए उसे वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। ना बेसिकली लड़ाई यूरोप की है, ठीक है। सर्बिया का कोई यूथ था, उसने ऑस्ट्रिया के प्रिंस को मार दिया, फिर ऑस्ट्रिया वाले सर्बिया पे हमला कर दिया, ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए फिर जर्मनी आ गया, टर्की आ गया, और उधर फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह आ गए सर्बिया का साथ देने के लिए। तो वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। फ्रांस और जर्मनी को लेकर हमेशा से लड़ाई थी। 1914 से 40-50 साल पहले भी आप देखें अगर, तो यूरोप में लैंड को लेकर, ज़मीन को लेकर झगड़ा वगड़ा विवाद चल ही रहा था, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी को लेकर झगड़ा चल रहा था। फ्रांस ने इटली के खिलाफ हमला किया था, जर्मनी के खिलाफ हमला किया था। तो इटली और जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ आते हैं, फ्रांस के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, तो पुरानी लड़ाई, 100-200 साल पुरानी लड़ाई चल रही है इनकी। क्योंकि यूरोप पहले अलग अलग किंगडम से डिवाइडेड था, तो ज़मीन को लेकर लड़ाई होती थी और रिलीजन को लेकर लड़ाई होती थी। उस समय क्रिश्चियन ज्यूज हो गए थे, और क्रिश्चियंस में भी दो ग्रुप बढ़ गए थे, एक प्रोटेस्टेंट, एक कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के लेके भी लड़ाई थी, और इधर क्रिश्चियन ज्यूज को लेके लड़ाई थी। तो और ज़मीन के लेके विवाद था कि इसको हमको अपने किंगडम में लाना है, ये हमारा राज्य में था, इसको हमको जीतना है वगैरह वगैरह, इसलिए लड़ाई हो गई वर्ल्ड वॉर। और दोनों वर्ल्ड वॉर इसी वजह से हो गया। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि पहला वर्ल्ड वॉर का बदला लेना था। तो पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ बुरा सलूक किया गया। तो वो जो जर्मनी की प्राइड, जो उसका गर्व चकनाचूर हुआ था। जर्मनी जो अपने आप को 50-60 साल पहले एक बहुत बड़ा एम्पायर समझता था, मानता था, और अपनी ताकत के गुणगान करता था, वो जर्मनी टूट गया। बहुत बुरी तरह से उसके साथ सलूक किया गया। ट्रीटी ऑफ वर्साया साइन हुई थी। उसके बाद हिटलर ने इसी का फ़ायदा उठा करके वहाँ के लोगों को कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल बंधन में बांधा, और उनको उकसाया और उनको भड़काया, ठीक है, जीव्स के खिलाफ, और जर्मनी की जो हारी हुई लड़ाई थी उसको वापस से जीतने के लिए। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया।
तो इतनी कहानी थी वर्ल्ड वॉर्स की। फिलहाल वर्ल्ड वॉर, हमें नॉन कॉपरेशन के बारे में बेसिकली जानना है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 में चला था। तो इंडिया में ऐसा क्या हो गया था? क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो ब्रिटेन वॉर लड़ रहा है, और ब्रिटेन नहीं चाहता कि जब वो वॉर में बिजी है तो इंडिया में कुछ डिस्टरबेंस आए। जब भी वॉर वगैरह होता है तो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लागू हो जाती है पूरी कंट्री में, पूरे देश में। अब ब्रिटेन उधर लड़ाई लड़ रहा है, इधर इंडिया में उसने एक कानून ले आया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाम का। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1914, 1915 में आया था एक्चुअली, एक साल बाद। तो उसमें ये था कि बिना, अगर आप प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं या सरकार के खिलाफ बोलते लिखते पाए गए, तो आपको बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको रीज़न नहीं बताया जाएगा, फिर आपको कोर्ट कचहरी जाने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे आपने बेल वेल कराने का मौका भी नहीं पाएंगे। कुल मिला के एक तानाशाही, आपको बंद कर दिया जाएगा और आपको रीज़न भी नहीं बताया जाएगा। तो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट तो चलो ठीक है, वॉर के दौरान था, समझ में आता है। लेकिन इसके बाद यही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को नाम बदल के इंट्रोड्यूस किया गया था, बोला गया था रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट नाम के एक आदमी थे, इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, वापस से इसी एक्ट को ले आया दूसरे नाम से, सिमिलर प्रोविजंस के साथ। आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कहीं भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी रीज़न दिए, और आपको ट्रायल, कोर्ट कचहरी जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ दे रहा था, हार गया। टर्की में इस्लामिक कैलिफेट था, खलीफा था इस्लाम का। तो मुसलमान चाहते थे कि भाई उसकी रिस्पेक्ट हो, उसको वापस से रिस्टोर किया जाए, वापस से लाया जाए, और सही सलूक किया जाए खलीफा के साथ। लेकिन नहीं किया गया, ब्रिटेन ने सही सलूक नहीं किया, जो इज्जत उसे देनी चाहिए थी नहीं दिया, खलीफा को वापस से लाया भी नहीं गद्दी पे। तो यहाँ के मुसलमानों ने ब्रिटेन के खिलाफ एक आंदोलन चला, इसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, या खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट और खिलाफत। और तीसरा 13 अप्रैल 1919, ये तीन इंसिडेंट मिलकर के एक मूवमेंट शुरू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 के नागपुर सेशन के बाद शुरू हो गया था। ठीक है, नहीं 1919 के बाद ही शुरू हो गया था नागपुर सेशन। 1920 ऐसा था, तो 1920 का फर्क है ना देख लेना, बहुत थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो नागपुर सेशन के बाद स्टार्ट कर दिया गया था। और फिलहाल ये तीन चीज़ें हमने पढ़ा, रॉलेट एक्ट वही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था, उसको वापस से लाया गया था कि हम कुछ बोलने नहीं देंगे, कुछ प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं करने देंगे, आज़ादी की मांग नहीं करने देंगे। दूसरा अ, दूसरा था जालियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919, और खिलाफत मूवमेंट। तो जालियांवाला बाग को इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1919 को, पंजाब के अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसी के पास जालियांवाला बाग का मैदान था। उसमें एक ही एंट्री थी, तो उसमें मार्शल लॉ लागू था, किसी को आने की परमिशन नहीं थी, मिलिट्री रूल था। तो जनरल डायर ऑफिसर आता है अपनी ट्रूप्स के साथ, एक ही गेट था, उससे एंट्री लेता है, और वहाँ खड़े सभी को बिना वार्निंग दिए मार देता है। और कई सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों क्या, हजार के भी ऊपर उनकी संख्या हो सकती है। कांग्रेस की जो खुद की कमेटी थी, उसने बताया कि जितनी अंग्रेज सरकार संख्या बता रही है, नंबर बता रही है, उससे कहीं ज़्यादा नंबर है मरने वालों का। ठीक है, तो जालियांवाला बाग के बाद जो एक एक पॉजिटिव या सॉफ्ट इमेज थी ब्रिटेन की, ब्रिटिश सरकार की, अंग्रेजों की, वो टूट गई। ठीक है, तो बहुत सारे टाइटल्स लोगों ने ले रखे थे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को भी एक टाइटल मिला था, और गांधी जी को भी टाइटल दे रखा था। तो एक सॉफ्ट इमेज थी लोगों में, चलो ब्रिटेन मान जाएगा, चला जाएगा, या कुछ नहीं तो हमको धीरे धीरे रिफॉर्म्स दे रहा है, नए नए एक्ट आ रहे थे। 1919 का एक्ट आया था, फिर 1909 का उससे पहले एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। 1909 वाले को हम लोग मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, 1919 वाले को हम लोग मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। फिलहाल वो सब नहीं जानना। तो रिफॉर्म्स आ रहे थे, लोगों को लगा ठीक है, और लोग इंग्लिश एजुकेटेड थे, अंग्रेजी शिक्षा लेकर के, कानून पढ़ाई करके
ब्रिटेन से वापस आ रहे थे, तो एक अच्छी इमेज बनी हुई थी सारे लीडर्स के मन में, वो चली गई। तो ये जो मॉडरेट पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं कि पेटिशन डालो, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओ और ब्रिटिशर्स को कन्विंस करने की कोशिश करो, जो चल रही थी एक्सट्रीमिस्ट से पहले, वो पूरी तरह से बंद होगी। इसके बाद आपको मॉडरेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद पूरी की पूरी नॉन वॉयलेंस के साथ पूरा इंडिपेंडेंस की मांग होने लगी, पूर्ण स्वराज की मांग होने लगी। तो इसके बाद नॉन कोऑपरेशन शुरू किया जाता है। नॉन कोऑपरेशन जैसे नाम से पता चल रहा है, असहयोग। हम ब्रिटिश की कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे। ब्रिटेन की पुलिस कहती है कि इधर मत जाओ, हम उधर ही जाएंगे। ठीक। ब्रिटेन कहता है कि, या ब्रिटिश सरकार कहती है टैक्स, तो हम टैक्स नहीं देंगे। जितने भी लॉयर्स थे, बड़े बड़े वकील जो प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक। इसी तरह से स्कूल्स जा रहे थे बच्चे, उन्होंने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बॉयकॉट किया, यहाँ तक कि ब्रिटिश कपड़ों का बॉयकॉट किया, ब्रिटिश सामानों का बॉयकॉट किया, ब्रिटिश गुड्स का। क्योंकि ब्रिटिश गुड्स का भारत में होना इस बात का सूचक है कि कैसे एक्सप्लॉइट किया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री खराब कर दी थी ताकि अपना सामान सही से बेच सकें ब्रिटेन वाले। तो पंडितों ने अंग्रेजी चीनी का बना हुआ लड्डू लेने से मना कर दिया। किस चीनी से बना है? अच्छा, शुगर, अंग्रेजी चीनी से हटाओ, देसी चीनी से लाओ, अंग्रेजी सामान हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उसके चीनी का बना लड्डू भी नहीं खाएंगे हम। इस तरह का बॉयकॉट हो रहा था, और सारे अंग्रेजी सामान को इकट्ठा करके, कपड़ा इकट्ठा करके पूरा पब्लिक में जला दिया गया। ठीक है। ये पीसफुली चल रहा था। गांधी जी ने कहा अगर ऐसा हम चलते रहें तो 1 साल के अंदर हमको आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1922 फरवरी में वॉयलेंट हो गया था मूवमेंट। ठीक। तो चौरी चौरा गोरखपुर, वहाँ पे स्टेशन फूंक दिया, पुलिस स्टेशन। उस पुलिस स्टेशन में 22-23 पुलिस वाले थे, मारे गए, जल के मर गए सब। इसके बाद गांधी जी ने वापस बुला लिया था मूवमेंट। गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके बाद जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स, क्रांतिकारी नेता निकल के आते हैं, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, सूर्य सेन, ये सारे के सारे, जतिन दास, बाघा जतिन कहा जाता था जिनको, बाघा जतिन। तो आपको पता है जतिन दास दास की मृत्यु कैसे हुई थी? उन्होंने 62 दिन अनशन किया था, 62 दिन बिना खाए पिए रहे थे, 63वें दिन उनकी जाके मौत हुई थी। जतिन दास थे। ऐसे एक खुदीराम बोस थे 1909-1910 के टाइम में। ठीक है, 17 साल के थे, फांसी हो गई थी। 23 साल के भगत सिंह थे जब उन्हें फांसी हुई थी। तो ये बहुत जवान नए लीडर्स निकल के आ रहे थे, जिनको जिनका ये भरोसा सा उठ गया था, मतलब गांधीयन पॉलिटिक्स से या अहिंसा से। हालांकि अहिंसा क्या है, वो सारी बातें हम, अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि, देखो गांधी जी की अहिंसा और भगत सिंह की जो हिंसा थी, उन दोनों कोई अंतर नहीं था। आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, ये तो दोनों अपोजिट हैं। तो दोनों अपोजिट होके एक जैसे क्यों हो सकते हैं? एक जैसे ही है बेटा। क्यों? क्योंकि आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा गांधी जी ने बहुत जगह पे हिंसा का विरोध नहीं किया है। वो हिंसा एज अ मेथड इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, क्योंकि उनको पता था अगर हम अहिंसा का इस्तेमाल करेंगे तो मास पार्टिसिपेशन पॉसिबल है। अगर हम गोली बारूद से जाएंगे तो हम मास पार्टिसिपेशन नहीं करवा पाएंगे। कुछ 100 लोग हमारे पास जुड़ सकते हैं, अपनी जान देने के लिए हाजिर हो सकते हैं, सब नहीं आएंगे। जिस स्केल का लाखों करोड़ों के साथ पार्टिसिपेशन किया गया नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में, वो अहिंसा से ही मुमकिन हो पाया, वरना इस लेवल का मास पार्टिसिपेशन मुमकिन नहीं था। लाखों लोग एक साथ नहीं आते हैं वायलेंस करने के लिए। कुछ 100 या कुछ हज़ार आ सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बस। करोड़ों को आप नहीं ज्वाइन करा सकते वायलेंस में। करोड़ों तो ज्वाइन कराना है, अगर करोड़ों तक अपनी बात पहुंचानी है, उन तक पहुंचना है, तो आपको नॉन वायलेंस का ही सबसे बेटर वे था। बाकी जो गांधी जी की अहिंसा थी और भगत सिंह की जो हिंसा थी, उन दोनों में कोई अंतर इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत जगह पर गांधी जी ने हिंसा का समर्थन किया। समर्थन ना भी किया तो कम से कम विरोध नहीं किया।
गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि अगर मुझे दो ऑप्शन दिया जाए, बोला जाए कि अगर आपको या तो हिंसा चुननी है या आपको शोषण चुनना है, इनजस्टिस, अन्याय चुनना है, तो गांधी जी ने कहा था कि मैं हिंसा चुनना ज़्यादा पसंद करूंगा अन्याय चुनने की बजाय। ठीक है, हिंसा शुड बी द लास्ट ऑप्शन। गांधी जी भी ये कहते थे हिंसा आखिरी विकल्प है एक तरह से। और भगत सिंह तो सीधे सीधे बोला है अपनी जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, मैं नास्तिक क्यों, वाई एम एन एथीस्ट, और वो भी जो लेटर्स उनके मिलते हैं उनमें साफ साफ उन्होंने बोला, लिखा कि मैं नहीं चाहता कि हमारे जो यूथ हैं वो इस रास्ते पे आए जिस रास्ते को मैंने अपनाया है, और हिंसा, मार, ये गोली बारूद ये आखिरी विकल्प होना चाहिए। भगत सिंह असेंबली में बम फेंकते हैं किसी को मारने के लिए नहीं, बहरों को सुनाने के लिए। उन्हें मानना होता तो लोगों के बीच वो बम फेंक सकते थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने बम किनारे फेंका, किसी को नुकसान नहीं हुआ था, कोई मारा नहीं था, छोटी मोटी चोट आई होगी लेकिन बाकी कोई मारा नहीं था। ठीक है, ये भगत सिंह खुद कहते हैं। बॉम्ब फेंकने के बाद वो भागे भी नहीं वहां से, उन्होंने खुद अरेस्ट करवा लिया अपने आप को। और वहां, और बॉम्ब फेंकने के बाद पर्चा फेंका था कोर्ट में, तो ढेर सारे पर्चे छप उड़ के नीचे गिरे थे। तो उस पर्चे में यही सब लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए वाली जो कहानी है, कि किसी को मारना मकसद थोड़ी था, अंग्रेजी सरकार बहरी है, उसको सुनाने के लिए जोर से बोलना पड़ेगा। बड़े आराम से धुएं में और भगदड़ में भाग जाते भगत सिंह, लेकिन नहीं भागे। बाद में वो लिखते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ा लोगों को जगाने के लिए, मुझे पता है लोग सोए रहेंगे हमेशा, और मेरे जाने के बाद हो सकता है वो थोड़ा जागे। फिलहाल भगत सिंह जैसा आदमी या महान आदमी सदियों में एक बार पैदा होता है। 23 साल के, तो 23 साल, 23 साल में कोई लड़का क्या कर रहा होता है। फिलहाल तो ये नॉन कोऑपरेशन का किस्सा था। उसके बाद उसे वापस बुला लिया गया, फिर गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं सेडिशन के मामले में, और सेडिशन के मामले में उन्हें 6 साल की जेल हो जाती है 1928 तक। फिर 1928 के बाद वापस आते हैं, फिर नया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी मूवमेंट बच्चा, कोई भी मूवमेंट लगातार नहीं चल सकता। वो धीरे धीरे रिसोर्स खत्म हो जाते हैं, लोग थकने लगते हैं। आप कोई भी आंदोलन 2-3 साल तक या 4 साल तक ही चल पाता है, उसके बाद लोग थकने लगते हैं, रिसोर्सेज कम होने लगते हैं। तो मास मूवमेंट का यही नेचर होता है, और इसी नेचर की वजह से गांधी जी हमेशा ब्रेक का इस्तेमाल किया करते थे। और उनकी इस काम करने के तरीके को, इस स्ट्रैटेजी को STS कहा जाता है, स्ट्रगल टू स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब लड़ो, ट्रूस का मतलब शांति, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ साल, अपनी ताकत वापस लाओ, संसाधन इकट्ठा करो, फिर आंदोलन शुरू करो। ये चल रहा था। तो 1920 के बाद वो शांति आ जाती है। 1930 में फिर जाके नमक सत्याग्रह शुरू होता है। फिर जाके 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। टाइम टाइम के साथ जब सही मौका आ जाता, ऐसा नहीं करते ही रहे करते ही रहे, करते ही रहेंगे ना, सफलता नहीं मिलेगी, लोग निराश हो जाएंगे और थक जाएंगे, फिर आपके पास वापस नहीं आएंगे। ठीक है, आप किसी को इतना परेशान कर दो तुम्हारे पास कभी वापस ही नहीं आएगा। यहाँ तो उससे आराम आराम से काम लेते रहो, तब तो ठीक है। एक साथ कर काम करवाओगे तो भाग जाएगा वो। तो यहाँ तक की कहानी नॉन कोऑपरेशन वाली। तीनों कंडीशन हम लिख लेते हैं। ठीक है। चलो, तो लिखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या कंडीशंस दैट लेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कंडीशंस बिफोर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
तो First World War started in 1914 and the very next year and the very next year Britain introduced in India Defense of India Act. Defense of India Act, in which those protesting against, in which those protesting or criticizing the government or criticizing the government were to be arrested, were to be arrested without reason, yeah, without giving reason and trial, without giving reason and without any trial. ठीक है, ये बात थी। अब इसी कानून को वापस से लाया गया 1918 के बाद, है ना, जिसको बोला गया रॉलेट एक्ट। After the war was over, yeah, after end of the war, the same law was reintroduced in India as Rowlatt Act, as Rowlatt Act, ठीक है। So people started protecting, sorry, protesting against Rowlatt Act. People started protesting against Rowlatt Act, calling it calling it a black act, काला कानून, calling it a black act. तो रॉलेट के बारे में कहानी है। और एक और चीज़ थी जिसको नॉन कॉपरेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा है खलीफा वाली बात, खिलाफत मूवमेंट की बात। तो इसमें गांधी जी का रोल क्या है? गांधी जी का रोल ये है कि खिलाफत मूवमेंट जब शुरू हुआ था तो शुरू किया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा। एक थे मोहम्मद अली, एक थे शौकत अली। और गांधी जी के पास गया लीडरशिप के लिए कि आप हमारे लीडर बन जाइए। गांधी जी रेडिली, वेरी इजीली एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। क्यों? क्योंकि उनको पता था इट विल बी अ गुड चांस, एक अच्छा मौका होगा हिंदू मुसलमान यूनिटी बढ़ाने का, ठीक है। तो इटली वॉज डिफीटेड, तो इटली वॉज डिफीटेड सॉरी इटली नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, टर्की,
इटली दूसरे वर्ल्ड वॉर में लड़ा था। टर्की वॉज डिफीटेड इन द वॉर है ना, एंड मुस्लिम्स इन इंडिया, मुस्लिम्स इन इंडिया demanded respect and restoration of their Khalifa. Respect and restoration of their Khalifa. This demand was not met with. This demand was not fulfilled या met with, ये पूरी नहीं की गई, and Khilafat movement was started, and Khilafat movement was started by Muhammad Ali and Shaukat Ali. By Muhammad Ali and Shaukat Ali. तो गांधी जी एक्सेप्टेड लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट, गांधी जी एक्सेप्टेड लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट as he saw it as a chance, it as a chance to unite Hindus and Muslims, to unite Hindus and Muslims. ठीक है, तो हमेशा से वो कंस्ट्रक्टिव काम कर ही रहे थे कि हमको सबको अनटचेबिलिटी हटानी है, कास्टिज्म को कमज़ोर करना है सोसाइटी में, इंक्लूसिविटी बढ़ानी है ना, सम्मिलित हों सब, हिंदू मुसलमान एकता पे जोर देना है, क्योंकि ब्रिटेन चाह रहा था हमेशा से डिवाइड पैदा करना। बंगाल 1870-80 के बाद जब से कांग्रेस बनी तब से लेकर के बंगाल विभाजन तक बंगाल एक बहुत बड़ा सेंटर बन के उभरा था, नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज का, राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक केंद्र बन के उभरा था बंगाल। और वहां पर अंग्रेजों ने देखा कि मुसलमान बंगाल में क्योंकि ज्यादा थे, वहां पर हिंदू और मुसलमान एक साथ काम कर रहे हैं अंग्रेजों को हटाने के लिए। तो रिलीजियस डिफरेंसेस तो थे ही, ये तो अंग्रेजों को पता था क्योंकि वो 150-200 साल से रह रहे होंगे, मालूम है क्या चल रहा है भारत में। तो उन्होंने कहा कि ये लोग एक साथ मिलकर जो लड़ रहे हैं इनको डिवाइड करो भाई। बंगाल विभाजन लाया गया था मुसलमान और हिंदू को कमजोर करने के लिए, उन दोनों को विभाजित करने के लिए बंगाल विभाजन इसलिए लाया गया था। 1903 में प्रपोज किया गया था, 5 में लागू किया गया था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के खिलाफ। बंगाल विभाजन ने पता है क्या किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। जो थोड़ा ईस्ट वाला पोर्शन था मुसलमानों को दे दिया, कहा कि जाओ वहां पे तुमको सुविधाएं हम देंगे, छूट देंगे, तुम्हारा इलाका रहो, और इधर हिंदुओं को रहने दो। और ये भी बात फैला दी थी बड़े ही टैक्टिकली कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, और ये सब काम कौन कर रहा था, मुस्लिम मुस्लिम लीग कर रही थी। 1906 में मुस्लिम लीग बनाई थी अंग्रेजों ने, क्यों बनाई थी, ताकि कांग्रेस की गतिविधियों के खिलाफ काम कर सके मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग हमेशा से वही की है। मुस्लिम लीग ने यही का बताया कि ये जो कांग्रेस है ये हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है मुस्लिम लीग है। ठीक है, फूट डालने की कोशिश की, डिवाइड करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने भी यही बात फैलाया, अंग्रेज का भी यही मानना था डिवाइड एंड रूल वाला। तो ये पिछले 15-20 साल से चल रहा था, इसीलिए गांधी जी कहा करते थे हिंदू मुसलमान यूनिटी, हिंदू मुसलमान यूनिटी। और साउथ अफ्रीका में वो
काम करके आ रहे हैं, उनके साथ जो काम करने वाले थे उन्होंने देखा कि मुसलमान साथ आ रहे हैं हिंदुओं के साथ, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम माइग्रेंट्स भी थे, मुस्लिम वर्कर्स भी थे और हिंदू वर्कर्स भी थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो खिलाफत ये था। इसके बाद ऑन 13th अप्रैल 1919 पीपल गैदर्ड इन जालियनवाला बाग। सब के सब जालियनवाला बाग में प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे। कुछ लोग बैसाखी मनाने आए थे, कुछ लोग सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल के अरेस्ट का विरोध करने आए थे, उनके लीडर थे, कुछ मेला देखने आए थे, और बिना वार्निंग को उनको गोलियों से मार दिया गया। टू प्रोटेस्ट रॉलेट एक्ट, बट जनरल डायर without giving any warning massacred them। नरसंहार, या इसी को हम लोग मैसेकर बुलाते हैं, एक साथ ने लोगों को मार दिया गया था। तो आप जालियनवाला बाग की फोटोज देखिए, इमेजेस देखिए, या कभी खुद जाएं जालियनवाला बाग, तो आपको आज भी दीवारों पे बुलेट के निशान मिलेंगे, गोलियों के निशान मिलेंगे। और वहाँ पे एक कुआं भी है, आज भी है, जिस कुएं में लोग कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। वो एक कुएं में सब कूद जाएंगे तो मर तो जाएंगे ही। आपको और डिटेल में और ज़्यादा फील करने के लिए क्या हुआ था अगर देखना है, तो ऊधम सिंह देखिए, विकी कौशल की बहुत शानदार मूवी है। उसमें जालियनवाला बाग और ऊधम सिंह की कहानी, भगत सिंह के बारे में, ऊधम सिंह ने कैसे बदला लिया वो डॉयर को मार करके, जालियनवाला बाग का डायर को ऑर्डर देने वाला था, ओ डॉयर, उसको मारा था ऊधम सिंह ने 20 साल के बाद 1940 में लंदन में घुस के। तो इन तीनों ने क्या किया, फिर नॉन कॉपरेशन शुरू करवा दिया। ठीक है, जालियनवाला बाग के बाद तो कुछ नहीं बचा, अब तो अंग्रेजों को बाहर भगाना ही है। ठीक है, आफ्टर द इंसिडेंट, after the incident, non-cooperation movement was launched। Non-cooperation movement was launched and British machinery was wholly boycotted। British machinery was wholly boycotted, पूरी तरह से boycott किया गया। British clothes were burned, British clothes were burnt, जला दिए गए, है ना। Schools and colleges, schools and colleges saw students leaving them। स्कूल कॉलेज से बच्चे छोड़ के आ रहे हैं। लॉयर्स रिजाइंड फ्रॉम देयर प्रैक्टिस, सारे लीडर्स लॉयर्स ही थे कांग्रेस के, ज़्यादातर सबने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स रिजाइंड फ्रॉम देयर प्रैक्टिस। इसका असर ये हुआ कि ब्रिटिश इंपोर्ट्स टू इंडिया हाफ्ड। मतलब ये जो बॉयकॉट वॉयकॉट कर रहे थे, स्वदेशी की बात कर रहे थे कि हम स्वदेशी करेंगे अब,
हम ब्रिटिश के सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका असर ये हुआ कि ब्रिटिश के जो इम्पोर्ट्स थे वो आधे हो गए। ब्रिटिश इम्पोर्ट्स टू इंडिया हाफ्ड इन दीज 2 years। इतना नुकसान पहुंच गया था, आधे हो गए थे, क्योंकि सबने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। गांधी जी ने कहा कि अब 1 साल के अंदर हमको आज़ादी मिल जाएगी। बट इन 1922 द मूवमेंट turned violent at Chauri Chaura, and the movement was called off। और फिर आंदोलन को वापस बुला लिया गया था। ठीक। ठीक है, बस 2-4 मिनट और सुन लीजिए फिर जाइए। तो बात ये है कि 1922 में ये आंदोलन ख़त्म हो गया, गांधी जी ने वापस बुला लिया, उन्होंने क्रिटिसाइज़ वगैरह भी किया गया। उसके बाद सेडिशन, राजद्रोह के कानून में 6 साल की सज़ा हो जाती है, और 1928 तक वो जेल में ही रहते हैं। जेल में रह के भी अपना कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे थे। मतलब जो छुआछूत है उसको हटाने की बात करना, अपने आइडियाज़ को पब्लिश कराते रहना, लोगों तक पहुंचाते रहना। और जेल में भी वो हिंदू मुसलमान और कास्टिज़्म और स्वराज का आइडिया सबसे बात कर ही रहते, जो जेल के कैदी थे उनके साथ। और 28 में वो बाहर आते हैं। उस समय पे एक साइमन कमीशन आया हुआ था। ठीक है। तो साइमन कमीशन क्या था कि 1919 में कानून लाया था उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो इंडिया में सही से काम कर रही है कि नहीं, उसी को देखने के लिए साइमन कमीशन लाया गया था। तो प्रॉब्लम थी साइमन कमीशन के साथ कि 7 मेंबर थे, सारे के सारे भारतीय थे, कोई ब्रिटिश नहीं था। तो भारतीय को लगा कि हमारे बारे में बात कर रहे हैं और कोई भारतीय भी नहीं लिए हैं। अब अंग्रेजी हमारा, क्योंकि उस समय तक पूरी पूरी पूर्ण स्वराज या पूरी आज़ादी की मांग होने लगी थी। अब सब अंग्रेज को बाहर भगाना चाहते थे और इंडिपेंडेंस चाहते थे। और ऐसे में ये देखना कि अ, अभी भी ब्रिटेन ही हम पे उनको बताएंगे कि क्या करना है, या हमारे लिए चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो साइमन कमीशन को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया। हर जगह पे साइमन गो बैक जैसे स्लोगन्स सुनाई पड़ते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है, उन पे लाठी चार्ज हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों लोग लाहौर जाते हैं। वहाँ पर सॉन्डर्स नाम के ऑफिसर की गोली मार के हत्या कर देते हैं। और उसी सॉन्डर्स के हत्याकांड में उन तीनों को फांसी हो जाती है 23 मार्च 1931 को, जिसे शहीद दिवस बोला जाता है। तो ये तो उस समय की कंडीशंस थी। बाकी 1930 में अब गांधी जी वापस जेल से बाहर आ चुके थे। अब एक सही टाइम था मूवमेंट को स्टार्ट करने का। तो गांधी जी ने सॉल्ट को चुना। सॉल्ट को क्यों चुना? रीज़न था, गांधी जी ने एक अच्छी टैक्टिक्स लगाई, एक अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई कि जो नमक है वो डेली यूज़ का आइटम है, हर घर में इस्तेमाल होता है। अगर पानी के बाद दूसरा सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो घरों में इस्तेमाल होता है, वो नमक। और नमक पे अंग्रेजी सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी और अपनी मोनोपोली बना के बैठी हुई थी कि अंग्रेजी सरकार ही सिर्फ नमक बना पाएगी और कोई नमक नहीं बना पाएगा। और टैक्स की वजह से दाम बहुत बढ़ गए थे। तो गांधी जी ने कहा था कि पानी के बाद नमक ही एक ऐसा आइटम है डेली यूज़ का जो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, और उस पर टैक्स लगा के ब्रिटिश सरकार एकदम अमानवीय व्यवहार कर रही है, इनह्यूमन काम है ये। तो गांधी जी को पता था कि ये नमक से लोग कनेक्ट कर पाएंगे और तुरंत आ जाएंगे मूवमेंट में। तो दांडी मार्च शुरू किया उन्होंने अपने आश्रम साबरमती से। दांडी की यात्रा की, लगभग 380 किलोमीटर की यात्रा थी।
एक महीने में पूरी की, मार्च में चले थे, अप्रैल में जाके पहुंचे थे 1930 में। दांडी जाते हैं, दांडी कोस्टल एरिया है, वहाँ पर समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। और जो मोनोपोली वाला कानून था कि सिर्फ अंग्रेज ही बना पाएंगे नमक, उसको तोड़ दिया। ठीक। फिर हर जगह पर नमक का कानून तोड़ा जाने लगा, हर जगह। केरल में, तमिलनाडु में, है ना, उड़ीसा में, सब जगह पे लोग तोड़ने लगे नमक का कानून और अपने हिसाब से नमक बनाने लगे। लोग अरेस्ट हो रहे थे, सिविल डिसऑर्डरेंस शुरू हो गया था। ठीक है। अब सिविल डिसऑर्डरेंस नॉन कोऑपरेशन से एक कदम आगे था। नॉन कोऑपरेशन में कह रहे थे कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सिविल डिसऑर्डरेंस में था कि हम जानबूझ के अब नियम तोड़ेंगे, आपने जो सब बना रखा है हम सब तोड़ेंगे, सभी ने अवज्ञा करेंगे, पूरी तरह से अवज्ञा करेंगे, डिसऑबीडियंस हो जाएंगे, कुछ बात नहीं मानेंगे आप। पहले तो हम कोऑपरेट नहीं कर रहे थे आपके साथ, अब हम आपके नियम तोड़ेंगे, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हम आज़ादी चाहते हैं। और उसके एक साल पहले 1929 में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कि अगले साल 26 जनवरी को हम आज़ादी मनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी की डेट चुनी गई थी रिपब्लिक डे मनाने के लिए, पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है। तो नॉन कोऑपरेटिव सिविल डिसऑर्डरेंस शुरू हो जाता है। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ डालेंगे। नॉन राउंड टेबल, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। उसके बाद गांधी जी के बारे में थोड़ा सा कि आखिरी के दिन गांधी जी क्या कर रहे थे, ये सब एक क्लास में हो जाएगा, अगली क्लास में। ठीक है। हाँ, बस इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा नहीं।